हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम करते हैं आपके डन न्यूज़पेपर के कंप्लीट एनालिसिस की आज 170 क्लास के अंदर। एंड टुडे डेट इज 26 मार्च 2026। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। एंड एज यू नो वेरी वेल कि हम यहाँ पर डेली बेसिस के ऊपर करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, आईआर और ऐसे के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट ओपिनियन आर्टिकल्स हैं, एडिटोरियल आर्टिकल्स हैं या हमारे न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, उनके हम एक डिटेल्ड और एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन भी करते हैं और उनका एनालिसिस भी करते हैं, जो हमारे सीएसएस और पीएमएस एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। डियर एस्पिरेंट, जो हमारा डन न्यूज़पेपर का एनालिसिस है फॉर द होल ईयर रहेगा 2026। जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं वो अपने सीएसएस 2027 के लिए, और जितने भी हमारे पीएमएस एस्पिरेंट्स हैं, चाहे केपी के हैं, पंजाब के हैं, सिंध के हैं, बलूचिस्तान के हैं, तो वो भी अपनी न्यू डेवलपमेंट्स को, इन न्यू अपडेट्स को कवर कर सकते हैं। शर्त यह है कि आपने नोट्स मेकिंग डेली बेसिस के ऊपर लाजमी करने। जस्ट आप डन न्यूज़पेपर के एनालिसिस को 1 घंटा दें, मोर देन इनफ है। यहाँ पर आप अपने नोट्स मेकिंग कर सकते हैं और नोट्स मेकिंग के अंदर फैक्ट्स एंड फिगर्स, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स जितनी भी होती हैं पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से, उसके बाद अगर देखा जाए किसी अकेले टॉपिक के रूट कॉजेज, फॉर एग्जांपल यहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस है तो उसकी रूट कॉजेज क्या है, तो वहाँ पर हम डिस्कस करते हैं, तो वो भी ऐड करते जाएं। उसके बाद रेमेडीज़ हैं, सजेशंस हैं, मेयर्स हैं, तो ये आप चीज़ें जो है डेली बेसिस के ऊपर जब आप कह के ऐड करते जाएंगे एक टॉपिक के अंदर, तो आपका पूरा टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा। अब जो है आपके करंट अफेयर का पेपर, मैं पहले भी बता रहा हूं कि अब करंट अफेयर के पेपर तक नहीं रहा जो आपका जितना भी करंट अफेयर है, अब वो पाकिस्तान अफेयर के अंदर भी, आईआर के अंदर भी, ऐसे के अंदर भी, इस्लामिक स्टडी के अंदर भी, पॉलिटिकल साइंस के अंदर भी, जेंडर स्टडी के अंदर भी उसको रिलेट करके जो है वो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली बेसिस के ऊपर आप जो है डन न्यूज़पेपर के एनालिसिस को 1 घंटा दें, आपके बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं पे आर्टिकल्स ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कहीं पे भी आपको मैगजीन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट आप 1 घंटा दें, जब आपने काम करना है, बस अपने नोट्स मेकिंग करते जाना है, चीज़ों को जो है ऐड करते जाना है, ताकि आपको बाद में कोई इश्यू पैदा ना हो। तो बाद में आप चीज़ें इजीली, लेकिन साथ साथ अगर आप डेट डालते जाएंगे, जो भी चीज़ें ऐड कर रहे हैं टॉपिक के नीचे, तो वो आपके लिए रिकॉल करना इजी हो जाएंगी कि ये डेवलपमेंट्स इस डेट को हुई थी, तो वो आप दोबारा आकर जो है उस चीज़ को जो है वो कवर कर सकते हैं या रिवाइज कर सकते हैं। तो हमारा पर्पस बेसिकली एक ही है कि आपकी एनालिटिकल एबिलिटी को यहाँ पर डेवलप करना है, एनालिटिकल अप्रोच को डेवलप करना है। देखें, मेन एग्जाम के लिए एनालिटिकल अप्रोच बहुत ज़्यादा मैटर करती है, नो डाउट। और भी चीज़ें हैं जैसे आपके नॉलेज है, ओपिनियन है, उसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, राइटिंग स्किल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखें, अगर आपके पास एनालिटिकल अप्रोच नहीं है, एनालिटिकल एबिलिटी नहीं है, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच नहीं है, तो यकीन माने जो भी आपका नॉलेज है, ओपिनियन है, बेसिक कॉन्सेप्ट चाहे क्लियर है, चाहे आपकी राइटिंग स्किल अच्छी है, तो यहाँ पर आपको जो है वो कह लें कि इशू का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि एग्जामिनर को चाहिए आपका एग्जाम ओरिएंटेड एनालिसिस और बिल्कुल बैलेंस अप्रोच के साथ होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये छोटी छोटी चीज़ें होती है जो एस्पिरेंट्स को यहाँ पर जो है वो कवर करनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, बी पॉजिटिव होकर, बी ऑनेस्ट होकर, लाइक, कमेंट एंड शेयर लाजमी किया करें। अब चलते हैं लेक्चर की तरफ, लेकिन उससे पहले हम एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं जो हम डेली बेसिस के ऊपर ये डिस्कस करते हैं। वो इसलिए करते हैं ताकि जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनकी जो ब्रेन स्टॉर्मिंग है वो यहाँ पर फास्ट हो सके, वो आइडियाज़ जो है उनके जो जहन में नहीं आते, तो वो इससे क्या होता है कि जब आप फिलोसफिकल या लिटरेरी स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं तो आपको आइडियाज़ पिक होना शुरू हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है, आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग फास्ट होती है। जब आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग फास्ट होगी, आपके आइडियाज जल्दी पिक कर रहा होगा ब्रेन, तो आपकी जो राइटिंग स्पीड है वो भी ऑटोमेटिकली यहाँ पर बूस्ट अप हो जाएगी। देखिए, आपकी जो राइटिंग स्पीड है वो आपके ब्रेन के साथ कनेक्टेड है। आप ये समझ लें, आपके जो है ना माइंड के साथ कनेक्टेड है। जितनी तेज आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग होगी, फास्ट होगी, जितना आपको कह लें कि यहाँ पर आइडियाज जल्दी पिक कर पाएंगे, आपकी राइटिंग स्पीड भी उतनी ज्यादा यहाँ पर बढ़ती जाएगी। छोटी सी सिर्फ कह लें कि यहाँ पर चीज़ है जिसके ऊपर आपने अमल करना है कि आपने डेली बेसिस के ऊपर फिलोसफिकल
और लिटरेरी स्टेटमेंट को डीकोड करना है। चाहे आप ऐसे के अंदर जो है वो कह लें कि इसको अटेम्प्ट ना करें ऐसे के पेपर के अंदर, लेकिन अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए करें, क्योंकि आप जब एक टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं उसको क्या है मल्टीफेरियस एंगल से क्या करते हैं, उसको जो है वो टच देने की कोशिश करते हैं, आइडियाज पिक करने की कोशिश करते हो। तो इससे क्या होता है कि आपका जो ब्रेन है वो खुल जाता है। तो अब चलते हैं और डिस्कस करते हैं स्टेटमेंट को। ये बेसिकली कही है फ्रैंकलिन रूजवेल्ट है, जो आपको पता है कि 32nd प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, और इन्होंने क्या कहा इसको देखते हैं। देखें, इन्होंने कहा है कि द ओनली थिंग वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। रूजवेल्ट कहता है कि इंसान का सबसे जो बड़ा दुश्मन है ना, वो उसके अंदर का फियर है, वो डर है जो उसको आगे नहीं बढ़ने देता। हम बात करते हैं यहां पर एस्पिरेंट्स की। अपने किसी को लिखने का डर है कि मैं लिखूंगा तो मेरी गलतियां होंगी, किसी को रीडिंग करने का डर है, किसी को एवेल्युएशन करवाने का डर है कि मैं यहां पर एवेल्युएशन कराऊंगा तो मेरी मिस्टेक्स निकलेंगी, यही फियर है। कुछ एस्पिरेंट्स का ये मसला है, वो 50-60% प्रेपरेशन करने के बाद अब उनको फियर है कि भाई एग्जाम के अंदर बैठना चाहिए या नहीं बैठना चाहिए, फिर ये भी फियर है। तो वो रूजवेल्ट बड़ी कल एक अच्छी बात करते हैं कि फियर, इंसान का जो डर है ना, वो उसको आगे नहीं निकलने देता। और आज आप उन पर्सनालिटीज या उन लोगों को देखें जिन्होंने अपने अंदर का फियर खत्म किया और आज उनका नाम भी है। तो आपको जो है ना, जितने भी एस्पिरेंट्स है, अंदर वाला फियर खत्म करना पड़ेगा। अपनी मिस्टेक्स में बार बार कहता हूं, जो आपकी वीकनेसेस हैं, चाहे आपकी राइटिंग वीकनेस है, चाहे आपके यहां पर रीडिंग का प्रॉब्लम है, तो आइडियाज का प्रॉब्लम है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहे, ओपिनियन बिल्ड नहीं कर पा रहे, राइटिंग स्किल अच्छी नहीं हो रही, तो आप देखें इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपको फेयर निकालना पड़ेगा। जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, मैं एक ही बात कहता हूं, चाहे वो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हैं, सेकंड अटेम्प्ट वाले हैं, चाहे वो थर्ड अटेम्प्ट वाले, वो 2 अटेम्प्ट देने के बाद भी एक्सपीरियंस लेकर बैठे हुए हैं। और होता क्या है कि उनके अंदर भी फेयर होता है कहीं ना कहीं पे, कभी ऐसे का फियर रहेगा, कभी इस्लामिक स्टडी का फियर रहेगा कि कहीं पे ये ना ड्रॉप हो जाए, कहीं पे मार्क्स कम आने का फियर रहेगा कि यार ये मार्क्स ना कम आ जाए। तो उस फियर को पहले खत्म करें और उसके ऊपर काम करें बस। और आज देख लें, जिनका नाम आज दुनिया के अंदर जिंदा है ना, उन लोगों ने अपने अंदर का फियर खत्म किया, अपने अंदर का डर खत्म किया। अब ये स्टेटमेंट है ना, अब यहां पर इसके जो सपोर्टिंग आर्गुमेंट्स हैं, वो आप सपोर्टिंग आर्गुमेंट्स यहां से पिक कर सकते हैं। फिलोसफर्स ले सकते हैं आप, साइंटिस्ट आप ले सकते हैं, उसके बाद लिटरेचर से आप जो है यहां पर एग्जांपल्स ले सकते हैं, रिलीजन से ले सकते हैं, साइंस एंड डिस्कवरी से ले सकते हैं। सपोर्टिंग आर्गुमेंट्स की बात करता हूं। फिर साथ आप दूसरी जो है वो ये भी साथ में चीज लिखेंगे कि जिनके अंदर फेयर रहता है उनको क्या चैलेंजेस सामने करने पड़ते हैं, क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ते हैं। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उनको फेलियर्स का सामना करना पड़ता है, वो हार जाते हैं, वो कभी जिंदगी के अंदर आगे नहीं बढ़ सकते। तो इस तरह जो है आपका पूरा एसे की आउटलाइन भी तैयार हो जाएगी और आपका पूरा एसे का मटेरियल भी बन जाएगा आपके पास। लेकिन आपने करना क्या है, उसको मल्टीफेरियस एंगल से टच देने की कोशिश करनी है, अपने सपोर्टिंग आर्गुमेंट्स को कलेक्ट करना है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। दोस्तों, आज हमारे पास इंपॉर्टेंट ओपिनियन आर्टिकल्स भी हैं, एडिटोरियल आर्टिकल्स भी हैं और न्यूज आर्टिकल्स भी हैं, इनको डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो ओपिनियन आर्टिकल है, वॉर एंड क्लाइमेट रेजिलियंस, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। क्लाइमेट एंड कॉन्फ्लिक्ट, अ न्यू सिक्योरिटी पैराडाइम फॉर पाकिस्तान। यहां पर बात करेंगे बफर डॉक्ट्रिन। बफर डॉक्ट्रिन का यहां पर लिखा गया है। बफर डॉक्ट्रिन को अंडरस्टैंड करेंगे कि वो क्या चीज है। सेकंड जो हमारे पास वॉर के रिलेटेड तो हम डेली डिस्कस कर ही रहे हैं, वाटर के अबाउट डिस्कस करेंगे, यहां पर एनर्जी को लेकर डिस्कस करेंगे और पाकिस्तान के पॉलिसी मेजर्स क्या होने चाहिए, क्या हो सकते हैं, उनको भी यहां पर ऐड करेंगे, उनको भी डिस्कस करेंगे। सेकंड हमारे पास पॉइंट जो रहने वाला है, टू नेशन थ्योरी, अ न्यू टू नेशन थ्योरी, पाकिस्तान वाइडनिंग इकोनॉमिक डिवाइड। अब ये टू नेशन थ्योरी वो नहीं है जिसकी बेस के ऊपर पाकिस्तान यहां पर अलहदा हुआ। किसकी चीज की बेस के ऊपर?
रिलीजन, लैंग्वेज, कल्चर एंड आइडेंटिटी, जिसकी बेस के ऊपर हमें यहां पर जो है वो अलहदगी मिली, और ये है टू नेशन थ्योरी। लेकिन यहां पर जो टू नेशन थ्योरी का बोला जा रहा है वो बोला जा रहा है यहां पर इकोनॉमिक डिवाइड, एलीट क्लास वर्सेस वर्किंग क्लास, इसको अंडरस्टैंड करेंगे। थर्ड हमारे पास है एट द क्रॉस रोड इस्लामाबाद ऑफर्स टू होस्ट यूएसए ईरान क्लाइम्ब डाउन एफर्ट्स। अब इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं, अभी आप भी न्यूज सुन रहे होंगे कि 15 पॉइंट्स को लेकर अभी डिस्कशन चल रही है। कुछ लोगों ने तो यहां पर 15 पॉइंट्स को शेयर भी किया, लेकिन यहां पर ट्रंप की तरफ से जो स्टेटमेंट्स जो दी गई है हम उसी को देखेंगे कि उन्होंने क्या कहा है कि जो 15 पॉइंट्स को लेकर उनमें से एक आध जो पॉइंट उन्होंने दिया कि ईरान जो है न्यूक्लियर जो है फैसिलिटीज को नहीं बढ़ाएगा, ठीक है, उसके ऊपर कहा है कि वो आमादगी जहर की है, ठीक है। लेकिन ईरान की तरफ से भी जो है डिनाई किया जा रहा है चीजों को, जो है वो कह ले कि नहीं माना जा रहा। अब हम जो यहां पर इसके डिस्कशन करने वाले हैं, एक तो पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी, पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक अप्रोच, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, और पाकिस्तान जो बैलेंसिंग एक्ट के साथ चल रहा है, और यहां पर यूएसए, इजराइल और ईरान के दरमियान में जो वॉर है, पाकिस्तान का क्या रोल है इसको देखेंगे। यहां पर इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है उनका क्या यहां पर कहने के रद्देअमल देखने को मिल रहा है। फॉर एग्जांपल जर्मनी की तरफ से, यूरोपीय यूनियन के फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से, ओमान के फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से क्या कहा जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इनको भी यहां पर ऐड करेंगे। लास्ट हमारे पास रहेगा वर्ल्ड्स डर्टीएस्ट एयर, पाकिस्तान एयर क्वालिटी क्राइसिस की इनसाइट्स। यहां पर जो वर्ल्ड कह लें कि यहां पर एयर क्वालिटी जो रिपोर्ट है पाकिस्तान को, उसके अंदर डिस्कस करेंगे कौन सा नंबर है, इसकी रूट कॉजेस क्या है बेसिकली, ठीक है। जो एयर क्वालिटी जहां पर हमें जो कंप्रोमाइज होते हुए नजर आ रही है बड़े सिटीज के अंदर, इनकी रूट कॉजेस क्या है, इसको भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे वोकैब, और वोकैब हम लाजमी डिस्कस करते हैं। मैं डेली बेसिस के ऊपर बार बार रिपीट कर रहा हूं चीजें। देखें, डेली बेसिस के ऊपर एक चीज को बार बार रिपीट करना ऑकवर्ड थोड़ा लगता है, लेकिन यह है कि जो न्यू एस्पिरेंट्स है, जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हमारे साथ अटैच हो रहे हैं, एंगेज हो रहे हैं, उनको पता होना चाहिए। देखें, जिस तरह आप बैंक बैलेंस बनाते हैं ना, इसी तरह आपको वोकैब का भी बैंक बनाना पड़ेगा, जो आपके मेन एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है। आप टॉपिक के रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज, जॉर्गन्स और वर्ड्स को यूज कर सकते हैं। आपका जो रेपिटेशन वाला मामला है वो ठीक हो सकता है, आप स्टेटमेंट को मोल्ड करके लिख सकते हैं, एक्सप्रेशन ठीक हो सकता है, आपका डिस्कोर्स ठीक हो सकता है, सिर्फ वोकैब आपकी अच्छी होनी चाहिए। इट डजंट मीन कि आप हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स यहां पर जो है वो यूज करें, बल्कि टॉपिक के रिलेटेड जब आपके पास वोकैब बैंक होगा तो आप इजीली जो है वर्ड्स को पिक करते जाएंगे और अपनी राइटिंग स्किल के अंदर यूज करते जाएंगे, ये चीज है। तो अब बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हमारे पास जो वॉर एंड क्लाइमेट रेजिलियंस टॉपिक है, इसको जो है यहां पर डिस्कस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहां पर क्लाइमेट एंड कॉन्फ्लिक्ट एंड न्यू सिक्योरिटी पैराडाइम फॉर पाकिस्तान, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। आपको पता है कि यूएसए, इजराइल और ईरान की वॉर की वजह से बहुत सारे यहां पर इश्यूज का सामना करना पड़ा है। देखिए, अगर पाकिस्तान की बात की जाए, ऑलरेडी तो हम हर एंगल से जो इसको डेली बेसिस के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। कल हमने जो है प्रीवियस लेक्चर के अंदर एनर्जी को डिस्कस किया कि एनर्जी के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहे हैं, ठीक है। एनर्जी क्राइसिस और ज्यादा यहां पर बढ़ सकता है, जिस तरह पहले भी इशू फेस करना पड़ा, ये प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने इसको डिस्कस किया। लेकिन यहां पर एक बफर डॉक्ट्रिन मैंने जैसे बताया, उसको भी अंडरस्टैंड करेंगे, वो इंपॉर्टेंट है। देखिए, अब जो पाकिस्तान का अगर देखा जाए ट्रेड है, वो सबसे ज्यादा कहां से करता है, अरेबियन सी से करता है। तो जब अरेबियन सी गल्फ के साथ ट्रेड कर रहा है तो वहां पर तो ऑलरेडी क्योस और इंस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कहा जा रहा है बंद कर दी गई, कभी उसको ओपन का कहा जा रहा है, कभी यूएसए की तरफ से 5 डेज को डिले किया जाता है, कभी 48 आवर्स का यहाँ पर डिले किया जाता है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर प्रीवियस लेक्चर्स में अपने डिस्कस करते आ रहे हैं, ठीक है। हमारे पास जो पॉइंट्स रहने वाले, सबसे पहले रहेगा एनर्जी सॉवरेनिटी, इस चीज को यहां पर अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर हम डेली बेसिस के ऊपर डिस्कस कर ही रहे हैं कि 20% है, कभी 30%, 20 से 30% जो है यहाँ पर ग्लोबल ऑयल सप्लाई चेन देखने को मिल रही है। 20 मिलियन जो है वो बैरल पर डे यहाँ पर जो है वो सप्लाई देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें कितना परसेंट जो है वो एशियन कंट्रीज को जाता है, तो ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर देखा जाए यहाँ पर अंडरस्टैंड करने वाली ये चीज है कि पाकिस्तान को जो एनर्जी क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है, तो पाकिस्तान के लिए जो है वो एक जो $12 बिलियन जो है यहाँ पर पेट्रोलियम इंपोर्ट करता है ना पाकिस्तान,
उसको यहां पर जो है कम करना पड़ेगा। अब उसकी वजह क्या है कि अब जो 12 बिलियन जो नजर आ रहे हैं ना, वो अब कितने हो सकते हैं, डबल 18 to 20 बिलियन डॉलर हो सकता है, जिससे आपका ट्रेड डेफिसिट हो सकता है। अब क्यों हो सकता है, देखिए मैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर बता चुका हूं। एक चीज है आपको 10 रुपए की मिल रही है, अब वॉर चल रही है, कॉन्फ्लिक्ट यहां पर जो चल रहा है, तो उसकी वजह से क्या हुआ, आपकी इंश्योरेंस भी बढ़ चुकी है। उसके बाद यहां पर आपकी जो है आने जाने की जो कॉस्ट है वो भी यहां पर बढ़ चुकी है। वॉर रिस्क है भाई, ये चीजें यहां पर जो इसकी प्राइसेस जो है वो बढ़ चुकी है। तो जब इसकी प्राइसेस बढ़ चुकी है, अगर 5 भी बढ़े तो कितना बढ़ेगा, $15। तो आप ऐड करें, जो हम $10 ले रहे थे आप 15 है, तो मीन्स आप आधे से भी ज्यादा 18 to 16 12 बिलियन, कितना यहां पर था, 12 बिलियन जो है डॉलर का जो पेट्रोलियम इंपोर्ट कर रहा है। तो अब कितना हो जाए, 18। तो ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, इससे बढ़ेगा। तो पाकिस्तान को करना क्या पड़ेगा, यहां पर सोलर रेवोल्यूशन की हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बात की थी कि सोलर रेवोल्यूशन की तरफ जाना पड़ेगा, पाकिस्तान को एनर्जी के ऊपर काम करना पड़ेगा, विंड एनर्जी को जो है वो सामने रखना पड़ेगा। तो ये चीजें हैं यहां पर दो इंपॉर्टेंट। सेकंड पॉइंट है वाटर सिक्योरिटी। अब इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि वाटर को एज ए वेपनाइजेशन जो है वो यूज किया जा रहा है, और किसकी तरफ किया जा रहा है, वाटर अग्रेशन देखने को मिल रहा है ईस्ट की तरफ से, इंडिया की तरफ से। ठीक है, अभी तक जो है इंडस वाटर ट्रीटी को जो है यहां पर सस्पेंड रखा हुआ है, और जो कब रखा गया था, बेसिकली आफ्टर पहलगाम अटैक। ठीक है, अप्रैल 2025, उसके बाद मई में तो इनके दरमियान में वॉर देखने को मिली। तो यहां पर जो पाकिस्तान को जरूरत है ना, वो यहां पर रिजर्व्स की जरूरत है, डैम्स की जरूरत है। डैम के अंदर पानी को स्टोर करके रखना पड़ेगा। बार बार जिस तरह यहां पर क्लाइमेट चेंज के हमें नेचुरल डिजास्टर्स देखने को मिलते हैं, अभी देख ले 2025 वाला फ्लड देखें, 2022 वाला यहां पर फ्लड आप देख सकते हैं, तो कितना यहां पर लॉस हुआ। अगर वही डैम बने होते तो एटलीस्ट यहां पर पानी तो स्टोर हो जाता, उनको बाद में यूज तो किया जा सकता था। ऊपर से दोनों चीजें, पहले भी कह ले के क्लाइमेट चेंज यहां पर पहले भी इश्यूज फेस करना पड़ रहे हैं, ऊपर से वॉर स्टार्ट हो गया, और वॉर की वजह से और ज्यादा जो है यहां पर क्या किया हो रहा है, यहां पर क्लाइमेट चेंज और ज्यादा। अब देखें, अभी एसिड रेन भी हुई यहां पर, कहते हैं केमिकल नजर आ रहा है एयर के अंदर, कहा जा रहा है कि इतना मींस सवेयर किस्म के। तो इससे क्या होगा, क्लाइमेट चेंज, ये इश्यू और ज्यादा बढ़ सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की बात की जाए, जितने भी पुअर स्टेट्स हैं, जैसे इन केस ऑफ पाकिस्तान अगर बात की जाए, तो हमारे पास वो रिजर्व्स नहीं है। अब देखें पेट्रोलियम या जितने भी यहां पर, अब एक और चीज, एनर्जी लॉकडाउन की बात की जा रही है कोविड-19 वाले की, वो हमारा इधर नहीं था, लेकिन यह है कि अभी ऑफिशियली तो नहीं है, लेकिन यह है कि वो सोशल मीडिया के ऊपर अभी चल रहा है कि एनर्जी लॉकडाउन। अब देखें एनर्जी लॉकडाउन आपको देखने को मिलेगा। देखें, अगर जो हमारे पास 1990s के बाद जो ऑयल रिजर्व बनाने की बात की गई थी यहां पर, अगर वो आज यहां पर बनाए जाते तो हमें ये इश्यू फेस करना ना पड़ता। और ये इश्यू पाकिस्तान को नहीं फेस करना पड़ा, श्रीलंका को, बांग्लादेश को, इंडिया को फेस करना पड़ रहा है। यहां तक कि इंडिया ने भी फोर्स मेजोर का यहां पर जो है वो इस्तेमाल किया, उसको भी इन्फोर्स किया। अब फोर्स मेजोर क्या है वो अपने मैं लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुका। तो यहां पर डैम जरूरी है। अब बात करेंगे यहां पर बफर डॉक्ट्रिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दो इश्यू मंडला रहे हैं पाकिस्तान के सर के ऊपर। सॉरी, सबसे पहला आपका इशू क्या रहेगा यहां पर, क्लाइमेट चेंज तो रह रहा है, दूसरा आपका क्या रहेगा यहां पर, वॉर, जो अभी यूएस से इजराइल और ईरान के दरमियान में देखने को मिल रही। तो अब ये दोनों इशू जो है वो पाकिस्तान के लिए कह लें कि बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहे हैं। अब बफर डॉक्ट्रिन को अंडरस्टैंड करें। देखें, बफर डॉक्ट्रिन जो हमें यहां पर कह लें कि जस्ट एंड टाइम, क्या जस्ट एंड टाइम में जो चीज मिल जाती थी ना, यहां पर सप्लाई मिल जाती थी अरेबियन सी के जरिए, जहां पर पाकिस्तान ट्रेड करता है गल्फ स्टेट्स के साथ, विद इन अ सेकंड जो आपको सप्लाई मिल जाती थी, अब वो सप्लाई नहीं मिल रही। उसकी वजह क्या है कि आपकी स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है यहां पर पूरी डिस्ट्रप्शन देखने को मिल रही है, यहां पर ऑयल सप्लाई चेन देखने को नहीं मिल रही, और सारा दारोमदार किस चीज के ऊपर था आपका, ऑयल के ऊपर। ठीक है, तो अब इसकी वजह से तो फिर यहां पर स्कूल्स भी बंद किए गए यहां पर। ठीक है, तो आप यही समझ रहे हैं कि ये लॉकडाउन है, एनर्जी लॉकडाउन। अब यहां पर देखें, बफर डॉक्ट्रिन का मतलब पता है क्या है, बफर डॉक्ट्रिन का मतलब है कि बुरे वक्त के लिए स्टॉक करके रखना, अपने रिजर्व्स भर कर रखना। रिजर्व्स कौन कौन से आपके, फूड है आपका, ठीक है, वीट, ऑयल एंड मेडिसिन,
इसके स्टॉक होने चाहिए, ताकि जब भी बुरा वक्त आए, जैसे आपका कोविड-19 आया था, क्या आया था, कोविड-19 आया, फिर अभी वॉर देखने को मिली। हमें सबक यह हासिल करना चाहिए था, जब यूक्रेन और रशिया का मामला चला तो इसके 2022 से तो कितना नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर, और अब उससे भी ज्यादा पड़ रहा है यहां पर मिडल ईस्ट को लेकर। तो ये रिजर्व्स, बफर डॉक्ट्रिन का मतलब क्या हुआ, यहां पर आपके पास रिजर्व्स, स्टॉक होने चाहिए, एटलीस्ट डिमांड बफर डॉक्ट्रिन 3 to 9 मंथ ऑफ स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स टू प्रिवेंट प्राइस शॉक्स एंड इंस्टेबिलिटी। किससे बचा जा सकता है, इंस्टेबिलिटी से बचा जा सकता है, जो इश्यू फेस करना पड़ रहा है, अभी लॉकडाउन लगाना पड़ रहा है हमें। अब ये वॉर का अभी भी नहीं पता कि ये कितने दिन तक रहेगी, ठीक है। अभी तो इसके एक तरफ तो यहां पर टॉक्स चल रही होती है, निगोशिएशन चल रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है यहां पर वो फाइट हो रही होती है। तो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट्स क्या रहना है, 6 पॉइंट्स हैं बेसिकली। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है, इकोलॉजिकल कॉस्ट की अगर बात की जाए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहां पर इकोलॉजिकल कॉस्ट। तो मिलिट्री डिस्ट्रक्शन जितने भी हो रही है, जैसे हमने पहले भी बात की कि एसिड रेन देखने को मिली, रेन देखने को मिली ईरान के अंदर, जिस तरह उसके ऑयल डिपो के ऊपर यहां पर अटैक किया गया। तो मिलिट्री ऑपरेशंस इनकर मैसिव अनकाउंटेड एमिशंस आर लीड टू लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ब्लैक रेन, केमिकल पॉल्यूशन, हिंडरिंग रीजनल क्लाइमेट अडॉप्टेशन एफर्ट्स। तो क्या आप एफर्ट्स यहां पर जो अपने लगाएंगे, क्या क्लाइमेट अडॉप्टेशन आप यहां पर देखने को मिलेंगी, जब एक रीजन के अंदर यहां पर आपको जो है वॉर देखने को मिल रही है, ब्लैक रेन देखने को मिल रही है, एसिड रेन यहां पर देखने को मिल रही है, ऑयल्स जितने भी यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, इंस्टॉलेशंस है, उनको डिस्ट्रॉय किया गया, जिसकी वजह से क्लाइमेट के ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, क्लाइमेट फाइनेंस की अगर बात की जाए, तो अब इसकी जो हम बात करते थे ना, क्लाइमेट इंजस्टिस ग्लोबल नॉर्थ टू ग्लोबल साउथ, तो अब ग्लोबल साउथ की हमें जो कॉस्ट देखने को मिल सकती है वो $5.6 ट्रिलियन जस्ट क्लीन एनर्जी के लिए देखने को मिल सकती है। इतना बढ़ता जा रहा है। तो पाकिस्तान के फॉरेन कह ले के पॉलिसी मेजर्स क्या हो सकते हैं भाई, सबसे पहले देखा जाए पाकिस्तान पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम मस्ट अंडरगो अ रिगरस सिक्योरिटी क्लाइमेट ऑडिट। उसके बाद रीडायरेक्टिंग फंड्स टू डिसेंट्रलाइज्ड लो कार्बन सर्वाइवल एसेट्स, ठीक है। लो कार्बन जितने भी कम जो कार्बन एमिशन है उनको ऊपर जाना चाहिए। आप कह सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ हमें जाना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या रहेगा, लिवरेजिंग डोमेस्टिक पॉलिसी फॉर रेजिलियंस। तो ये पाकिस्तान के पास पॉलिसी मेजर जो अडॉप्ट करने चाहिए। अब बात करते हैं टू नेशन थ्योरी की। अब मैंने पहले भी बताया कि ये टू नेशन थ्योरी वो वाली नहीं है जिसकी बेस के ऊपर पाकिस्तान अलहदा हुआ। टू नेशन जब थ्योरी के यहाँ पर उस वक्त बुनियाद देखने को मिली, आइडेंटिटी, कल्चर, रिलीजन और लैंग्वेज की बेस के ऊपर देखने को मिली। लेकिन टू नेशन थ्योरी यहां पर जो बात की जा रही है, एलीट क्लास और वर्किंग क्लास के अंदर जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, बेसिकली इसको यहां पर लिया जा रहा है, ठीक है, इसी के लिए यूज किया जा रहा है। डिस्पैरिटी आप कह सकते हैं एक, ठीक है। अ प्रोफाउंड इकोनॉमिक डिस्पैरिटी नाउ डिफाइंस पाकिस्तान वेयर वेल्थ नॉट रिलीजन और आइडेंटिटी create a new two nation theory, widespread poverty and marked by public food distribution and a bleak job market and reflects deep national despair। इतनी मायूसी छाई पड़ी है। अब इसके 4 पॉइंट्स हमारे पास, इन 4 पॉइंट्स को यहां पर 1 by 1 जो है डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास रहेगा प्रिविलेज्ड इनक्लेव की बात करेंगे, जो एलीट क्लास है। अब वो मजे से रह रहे हैं भाई, अच्छी सोसाइटीज के अंदर रह रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है यहां पर, ठीक है, प्राइवेट सिक्योरिटी मिल रही है, उसके बाद एक्सपेंसिव डाइनिंग, खाने के लिए सब कुछ चीज़ है यहाँ पर, फॉरेन हॉलीडेज चल रहे हैं यहाँ पर। तो ये है एलीट क्लास, ठीक है। और इसके उल्टा अगर हम देखें तो हमारे पास क्या रहेगा, द स्ट्रगल्स फॉर सस्टेनेंस। अब देखें इसका हिसाब लगाए वर्किंग क्लास, लाइनें लगी हुई है जहां पर आटा अगर बिक रहा है कहीं पे कम प्राइसेस पे, तो आपको यहाँ पर लाइनें लगती हुई नजर आएंगी। कहीं पे खाना अगर चल रहा है, लंगर चल रहा है, फिर भी आपको लाइनें देखने को मिलेंगी। और ये है वर्किंग हाल का क्लास। और ऊपर से जो है वो मुसीबतें मंडला रही हैं, ये भी चीज़ है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए, लोन देखने को मिल रहे हैं, उसी के ऊपर सर्वाइव कर रहे हैं। IMF के पास से, कभी ADB से, आसियान डेवलपमेंट बैंक से इकॉनमी कभी हमारी यहाँ पर स्टैग्नेशन की तरफ चले जाती है, कभी स्टेबलाइजेशन की तरफ जाती है।
तो ऊपर से कोई ना कोई मुसीबत आन पड़ती है, चाहे आपका नेचुरल डिजास्टर है, चाहे टेररिज्म है, यहाँ पर वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट है देखने को मिल रही है। तो जिसकी वजह से फिर जो है अगर थोड़ा बहुत कहीं पे स्टेबलाइज कर भी रहे हो लोन लेकर, वो भी नहीं कर पाते। तो आज भी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कर्जे के नीचे अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि फॉर दिस मेजॉरिटी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज अ फेडिंग मेमोरी एंड डेली एग्जिस्टेंस इज कंसिस्टेंट बैटल अगेंस्ट इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक हार्डशिप। सबसे ज्यादा जो यहाँ पर पिस रहा है ना, वो है यहाँ पर वर्किंग क्लास। तो डीपनिंग इनक्वालिटी की आप बात करेंगे, वर्ल्ड इनक्वालिटी रिपोर्ट 2026, ये रिपोर्ट क्या कहती है इसको देखते हैं। रिपोर्ट ने साफ साफ कहा है कि जो आपका 10% है वो 42% का लेकर बैठा हुआ है। कितना? 42% लोगों का। तो पाकिस्तान टॉप 10 अर्न 42% ऑफ द टोटल इनकम। और उसके बाद अगर बात की जाए व्हाइल द फॉरगेटन 50% शेयर ओनली, और जो रहता बचता 50% है वो 19% के पास जाता है। ये चीज है। तो अब यहां पर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द डिवाइड, दिस इनक्वालिटी एरोड्स डिग्निटी, फोर्सिंग इम्पॉसिबल चॉइसेस बिटवीन एजुकेशन, फूड, मेडिसिन एंड इलेक्ट्रिसिटी। गरीब बंदा क्या करे, बच्चों को पढ़ाए, बिजली का बिल पूरा करे, खाने के जो वो कह ले के उसके लिए जमा करे, क्या करे, ये चीज, मेडिसिन ले, हेल्थ केयर फैसिलिटीज के ऊपर काम करे, क्या करे। और इधर वुमेन्स सबसे ज्यादा जो इश्यू फेस करना पड़ रहा है, वुमेन्स को करना पड़ रहा है, जिनको प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज देखने को नहीं मिल रही। सबसे ज्यादा मार्जिनलाइज्ड और अफेक्टेड कोई कम्युनिटी नजर आती है तो वो है वुमेन। वॉर हो, चाहे कॉन्फ्लिक्ट हो, चाहे नेचुरल डिजास्टर्स हो, सबसे ज्यादा जो पिसता है ना तबका, वो यहाँ पर वुमेन्स है। तो यहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट ये बहुत ज्यादा मैटर करती है। ये जितने भी एटलीस्ट बेसिक जितनी भी नीड है वो यहाँ पर जो है वो फुलफिल करनी चाहिए। तो ये भी चीज है, तो ये पॉलिसी मेजर्स के अंदर होने चाहिए। अब बात करेंगे यहाँ पर एट द क्रॉस रोड, इसके अंदर 6 पॉइंट्स हैं, इनको वन बाय वन जो है डिस्कस करते हैं। ठीक है, हमारे पास 6 पॉइंट रहने वाले हैं, इनको देखेंगे। ठीक है, बेसिकली यहां पर बात करेंगे कि पाकिस्तान की तरफ से जो है क्या रोल है, क्या स्ट्रैटेजी है, क्या फॉरेन पॉलिसी है, क्या एजेंडा है, क्या डिप्लोमेटिक अप्रोच है, या किस तरह बैलेंस अप्रोच के साथ जो है पाकिस्तान की तरफ से डील किया जा रहा है। देखिए यहां पर अगर देखा जाए तो शटल डिप्लोमेसी की थोड़ा सा मैं बात करूंगा। यहां पर शटल डिप्लोमेसी, तो शटल डिप्लोमेसी के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। शटल डिप्लोमेसी का मतलब था बार बार ट्रैवल करके जाना और 2 स्टेट्स के दरमियान में क्या करना, सुलह करवाना। और सबसे पहले जो एग्जांपल देखने को मिलना शटल डिप्लोमेसी की, वो हमें 1970 के अंदर, कब? 1970 के अंदर हेनरी किसिंजर, जहां पर पाकिस्तान ने भी अपना रोल प्ले किया था, जहां पर उन्होंने बार बार ट्रैवल किया मिडल ईस्ट का और सुलह करवाई यहां पर अरब वॉर के अंदर। जितना भी अरब कॉन्फ्लिक्ट है 1973 के बाद हमें देखने को मिला, ठीक है, अरब वॉर, तो यहां पर इसको बोला जाता है शटल डिप्लोमेसी, और वो हमें देखने को मिल रही है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मामला था तो चाइना की शटल डिप्लोमेसी, चाइना ने भी ट्रैवल कर करके भाई बात के डिप्लोमेट्स थे, कभी काबुल जा, कभी इधर आ, तो इस तरह जो है उन्होंने कोशिश की। ठीक है, उसके बाद ठीक है, अभी तक उसका कोई सोल्यूशन नहीं, लेकिन ये है कि ट्राई चल रहा है, उसकी तरफ से भी चल रहा है कि चीजों को यहां पर सॉर्ट आउट किया जाए। अब जो है मिडल ईस्ट को लेकर जो है सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो टर्की शटल डिप्लोमेसी देखने को मिल रही है। बार बार उसको उधर भी ट्रैवल करना पड़ेगा, उधर भी करना पड़ेगा। पाकिस्तान की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि यहां पर डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन हो जाए, डी एस्केलेशन हो जाए। लेकिन अब इशू क्या चल रहा है, इस चीज को देखेंगे। सबसे पहले देखें, कॉन्फ्लिक्ट एट क्रॉस रोड सिचुएशन could lead to a ceasefire with Pakistan's involvement or escalate into large war। लास्ट टाइम हम डिस्कस कर चुके हैं कि पाकिस्तान ने कहां पे रोल प्ले किया। हेनरी किसिंजर जब आए 1970s के बाद यहाँ पर मिडिल पाकिस्तान ने उधर भी, वहां पर भी जो है अमन लाने की कोशिश की। सबसे बड़ा नेबर कंट्री देख रहे अफगानिस्तान के अंदर 20 ईयर्स वॉर लड़ा, यहाँ पर भी पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, पीस होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें रोल देखने को मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पर अगर देखा जाए ईरान और सऊदी अरेबिया के दरम्यान में जब मामला खराब होते रहते तो पाकिस्तान ने यहाँ पर भी जो है बैलेंस अप्रोच के साथ काम किया है। यूएई और सऊदी अरेबिया के दरम्यान में था तब भी। तो अगर देखा जाए तो अब जो है पाकिस्तान अगर पूरी इन्वॉल्वमेंट करता भी है, इजिप्ट भी करता है, जितने भी इस्लामिक स्टेट है, तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का एजेंडा यही है कि रीजनल लेवल के ऊपर सिक्योरिटी एंड पीस होना चाहिए। उसके बाद है ट्रंप और पिवटल रोल की अगर बात की जाए, एक तरफ तो टॉक्स चल रही है, निगोशिएशन चल रहे हैं, और दूसरी तरफ यहाँ पर वॉर चल रही है। ट्रूप्स को भेजा जा रहा है, मैरिन्स को भेजा जा रहा है,
कभी बोला जा रहा है फिजिकल हम यहाँ पर कैप्चर करेंगे, कभी रजीम चेंज है, कभी बोला जा रहा है कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज को नहीं बढ़ा रहा, तो ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। अगर यहां पर देखा जाए ना, डूम्ड मार्च टुवर्ड इवन लार्जर वॉर विद इन अ वेरी स्लिम विंडो फॉर डिप्लोमेसी। देखें, अगर अभी डिप्लोमेसी की तरफ ना बढ़ा गया तो ये हो सकता है कि जिस तरह यहां पर ट्रंप की तरफ से बार बार जो है ट्रूप्स भेजे जा रहे हैं, और ये हो सकता है कि इससे भी मामला कहीं पे बढ़ ना जाए, इसलिए अभी से जो है इसका सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा और उसको यहां पर खत्म करना पड़ेगा। अब ग्रोइंग इंटरनेशनल कंडेमनेशन को देखते हैं कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उनकी तरफ से जो कंडेम किया जा रहा है। सबसे पहले तो आप यहां पर देखें, जर्मन प्रेसिडेंट है, उन्होंने क्या कहा है यहां पर, उन्होंने कहा कि ब्रीच ऑफ इंटरनेशनल लॉ, यहां पर जो इंटरनेशनल लॉ की यहां पर जो है वायलेशन हुई है उसको तोड़ा गया। यहां पर ये जर्मन कौन है प्रेसिडेंट, बात की जा रही है यहां पर चांसलर की, सॉरी, जो है फ्रेडरिक मिर्ज की बात की जा रही है। उसके बाद है यूरोपीय यूनियन फॉरेन पॉलिसी की बात की जाए, चीफ जो है उन्होंने भी यही कहा है कि उन्होंने कहा है कि दिस इज नॉट यूरोप वॉर। तो केयर स्टारमर भी कह चुके हैं, फ्रेडरिक मिर्ज भी कह चुके हैं कि भाई ये नाटो का मिशन भी नहीं है और ये यूरोप की वार नहीं है। अब कंडेमनेशन देख रहे हैं, ओमान की तरफ से क्या कहा जा रहा है, दिस वॉर इज नॉट ऑफ ईरान मेकिंग, ठीक है, ये ओमान की तरफ से कहा जा रहा है। हालांकि ओमान आपको पता है मेडिएटर रोल प्ले कर रहा था, मस्कत की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या रहेगा यहां पर, चैलेंजिंग निगोशिएशंस डिमांड्स। अब यहां पर ईरान की तरफ से यही कहा जा रहा है, जो 15 पॉइंट्स की यहां पर बात की जा रही है कि 15 पॉइंट्स को लेकर अभी पूरा जो है इंटरनेशनल मीडिया के अंदर डिबेट देखने को मिल रही है। अब ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि एक तो पूरा जो है ना हमें गारंटी चाहिए कि फ्यूचर के अंदर जो है वो यूएसए यहां पर अटैक नहीं करेगा। एक चीज तो ये है, डैमेज कंपनसेशन, जितना भी नुकसान हुआ है वो यहां पर कंपनसेशन करनी पड़ेगी। हाउएवर यूएसए क्या कर रहा है, यहां पर जो पूरा फोकस है बैलिस्टिक मिसाइल्स जो है प्रोग्राम्स को जो है एंड करना है, जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज है उसके ऊपर क्या करना है, रिस्ट्रिक्शंस लगानी है, उनको काम करना है, रेड्यूस करना है। अब यूएसए की तरफ से यह कहा गया, लेकिन ट्रंप की तरफ से यह भी कहा गया, आप देखेंगे कि अब उन्होंने कहा कि भाई ईरान जो है वो कह ले कि न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो ना बनाने पर राजी है, एग्री भी है, ये बात भी उनकी तरफ से की गई। लेकिन जितनी देर कोई सॉलिड चीज सामने नहीं आती उतनी देर तक जो है वो चीजें जो है वो हम ये नहीं कह सकते थे ये सॉल्व होगी। देखिए, एक तरफ तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि टॉक्स चल रही हैं, निगोशिएशंस की बात की जा रही है, डिप्लोमेटिक टॉक्स की बात की जा रही है, और दूसरी तरफ जो है यहाँ पर जो है वो कह लें कि क्या हो रहा है, जो है वो ट्रूप्स को भेजा जा रहा है, और ऐसे लग रहा है जैसे बहुत बड़ी कोई प्रेपरेशन चल रही है, जो 5 डेज का यहाँ पर जो वो गैप लिया गया था, तो ऐसा ना हो, ठीक है, तो अच्छी बात है, ठीक है। तो ये चीज है यहाँ पर। तो अगर देखा जाए तो अब दोनों की तरफ से डिमांड्स भी देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो फॉर मैनी मीनिंगफुल डायलॉग्स यूएसए एंड इजराइल मस्ट इमीडिएटली सीज हॉस्टिलिटी। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पहली जो प्री रेक्विजिट अगर कोई शर्त देखने को मिल रही है ना, पहली शर्त तो वही है, यही है कि जितने भी ये अटैक्स है, हॉस्टिलिटीज है, इनको यहाँ पर रोकना पड़ेगा। इमर्जिंग रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की बात करेंगे, पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट रीजनल स्टेट्स लाइक ईरान, गल्फ, शेख डोम, उसके बाद टर्की, इराक मस्ट फोर्ज अ न्यू कलेक्टिव सिक्योरिटी फ्रेमवर्क रिकॉग्नाइजिंग दैट यूएस इज ओनली परमानेंट इंटरेस्ट इन द रीजन इजराइल। तो यहाँ पर टर्की, गल्फ स्टेट्स और इराक को मिलकर जो है कोई सिक्योरिटी अलायंस वगैरह यहाँ पर बनाने की बात की जा रही है। अब बात करेंगे यहाँ पर इंपोर्टेंट हमारे पास रहेगा वर्ल्ड डर्टीएस्ट एयर की बात करेंगे। यहाँ पर जो अभी 2025 वर्ल्ड एयर क्वालिटी यहाँ पर रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक जो है वो कह लें कि पाकिस्तान का अगर देखा जाए एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही है, ठीक है, और इसके हमें क्रिटिकल इम्प्लीकेशंस भी देखने को मिल रहे हैं, पब्लिक हेल्थ के लिए भी, उसके बाद यहाँ पर एनवायरनमेंट के लिए भी। अब देखा जाए तो यहाँ पर 9,446 सिटीज़ का यहाँ पर कह लें कि मुआयना किया गया, उसकी मेजरमेंट की गई, ठीक है, कितने कंट्रीज में से 143 कंट्रीज से, ठीक है। तो इसमें से सिर्फ 13 कंट्रीज ऐसे हैं जो WHO की जो गाइडलाइंस है उसके साथ जो है वो मीट कर पाए हैं। अब यहाँ पर PM 2.5 का मतलब होता है पार्टिकुलेट मैटर 2.5, जो यहाँ पर हमें हवा के अंदर छोटे छोटे जो है कह लें कि ज़रात देखने को मिलते हैं, उसकी बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए वर्ल्ड्स मोस्ट पोल्यूटेड नेशन, तो पाकिस्तान को उसके अंदर टॉप लिस्ट में डाला गया, जहां पर अगर देखा जाए तो 2.5 पार्टिकुलेट
मैटर जो है देखने को मिले। जो ज़रात है छोटे छोटे हवा के अंदर, जो धुएं की वजह से भी आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं, डस्ट की वजह से भी आप कह सकते हैं यहाँ पर आउट ऑफ 67.3 एंड ओवर 13 टाइम्स WHO's रिकमेंडेड लिमिट। वाइड स्प्रेड हेल्थ इंपैक्ट की अगर बात की जाए तो इसका सबसे पहले तो इसका देखें कि इसकी रीजंस क्या है, कॉजेस क्या है। सबसे पहले तो यह है कि व्हीकल एग्जॉस्ट, जितना भी यहाँ पर गाड़ियां धुआं छोड़ती हैं वो, उसके बाद इंडस्ट्रियल एमिशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, एग्रीकल्चरल यहाँ पर बर्निंग देखने को मिलती है, जिसकी वजह से यहाँ पर सबसे पहले तो फेफड़ों के ऊपर मसला बनता है, फिर सांस के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है, फिर दिल की बीमारियों के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, लंग्स है, आपका ब्लड स्ट्रीम्स हमें देखने को मिल सकती हैं यहाँ पर, ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस हमें देखने को मिल सकते हैं। तो इसके इतने सीवियर जो हमें नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पर फिर भी जो है जो हमें यहाँ पर सीजनल स्मोक देखने को मिलती है बड़े सिटीज़ के अंदर, जैसे सर्दियों की बात कर रहे हैं यहाँ पर, विंटर के अंदर आपका लाहौर है, कराची है, इस्लामाबाद है, बहुत ज़्यादा धुंध भी हमें देखने को मिलती है। तो उसके अलावा भी अगर देखा जाए तो और भी बहुत सारी यहाँ पर हमें देखने को मिल सकती है रीज़न, जैसे आपका आउटडेटेड व्हीकल फ्लीट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर उसके बाद इंडस्ट्रीज है, कंस्ट्रक्शन डस्ट की बात की जा रही है, ब्रिक किल्न्स की बात की जा रही है, जो भट्टों से धुआं निकलता है बेसिकली उसकी, ये बहुत सारी ऐसी है, जो अनचेक्ड अर्बनाइजेशन ये भी है। तो ये वो रीजंस हैं जिसकी वजह से हमें यहाँ पर जो है वो इश्यूज फेस करना पड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये इसकी वजह से फिर आपको पता है ये बीमारियां भी, तो यहाँ पर डिजीजेस भी बढ़ती जा रही हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट रहने वाला है, इसका अर्जेंट पॉलिसी रिकमेंडेशंस क्या है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो WHO के जो गाइडलाइंस है उनके साथ अलाइन करके काम करना पड़ेगा पॉलिसी मेजर। सबसे पहले तो आप ये देखें कि जो यहाँ पर आउटडेटेड व्हीकल्स है उनको यहाँ पर रिड्यूस करना पड़ेगा, और किसकी तरफ यहाँ पर शिफ्ट करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक बसेस की तरफ जाना पड़ेगा। पब्लिक बड़े सिटीज के अंदर पब्लिक को चाहिए कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा तरजीह दे। जो इलेक्ट्रिक बसें वगैरह स्टार्ट की गई हैं, जैसे मेट्रो वगैरह चल रही है, तो उनको ज़्यादा जो है यहाँ पर फोकस दे। उसके बाद अगर देखा जाए जिस तरह एग्रीकल्चर बर्निंग हो रही है यहाँ पर, अगर रीजनल लेवल के ऊपर देखा जाए तो वो भी कॉपरेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको भी काम किया जाना चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी उसकी तरफ हमें जाना पड़ेगा। जिस तरह एक तो वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिल रही है, एनर्जी क्राइसिस पहले से यहां पर चल रहा है, तो यहां पर जो डोमेस्टिक लेवल के ऊपर एनर्जी है उसको यहां पर बूस्ट अप करना पड़ेगा, सोलर एनर्जी, और उसके बाद विंड एनर्जी की तरफ हमें यहां पर जाना पड़ेगा। उसके बाद जितने भी यहां पर हमें बायोमास को जो जलाया जा रहा है यहां पर, तो उसको भी यहां पर क्या करना पड़ेगा, कर्टेल करना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास पॉलिसी मेजर्स। अब बात करते हैं वोकैब की, वन बाय वन जो है इनको डिस्कस करते हैं इन वर्ड्स को। दोस्तों हमारे पास क्या रहेगा, लिंगर। लिंगर मीन क्या आता है, टू स्टे लॉन्गर देन नेसेसरी, डिले लिविंग, ठीक है, लंबे अरसे तक जो रुका रहता है उसको बोला जाता है। तो सिनोनिम क्या बनेगा, रिमेन और स्टे, उल्टा क्या बनेगा, एंटोनिम लीव या डिपार्ट कर देना। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या, एकोलाइट। एकोलाइट मीन्स होता है डिवोटेड फॉलोअर्स को बोला जाता है, असिस्टेंट्स ऑफ अ लीडर, मुरीद होता है जो पैरोकार आप बोल सकते हैं, ठीक है। फॉलोअर्स या डिसाइपल्स आप सिनोनिम कह सकते हैं। उल्टा क्या बनेगा, ओपोनेंट या क्रिटिक्स आप इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, डीनाजीफिकेशन। डीनाजीफिकेशन का मतलब क्या था, रिमूवल ऑफ नाजी आइडियोलॉजी आर इन्फ्लुएंस, जो नाजी के नजरियात है उनके खात्मे को बोला जाता है। डी आइडियोलॉजिजेशन भी बोल सकते हैं, या रिफॉर्म्स भी आप इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट उल्टा क्या बनेगा, इंडोक्ट्रिनेशन या प्रमोशन आप इसको बोल सकते हैं, बढ़ावा देना, ठीक है। आउटला मीन्स क्या होता है, टू मेक समथिंग इलीगल, किसी को गैर कानूनी करार देना। आप यहाँ पर ये भी कह सकते हैं, पर्सन आउटसाइड द लॉ, जो ऐसा शख्स जो कानून से बाहर होता है। बैन या प्रोहिबिट, या उसके बाद आपको लीगलाइज या परमिट, इसका उल्टा बन जाएगा यहाँ पर ऑपोजिट। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या, सबस्ट्रेटा मीन्स क्या होता है, अंडरलाइंग लेयर्स आर फाउंडेशन, जो पहली तय होती है या बुनियादी तय को बोला जाता है, ठीक है। लेयर्स या फाउंडेशंस, उल्टा क्या बनेगा, सरफेस या टॉप को बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, लेजॉन मीन्स क्या होता है, कम्युनिकेशन और कनेक्शन बिटवीन पार्टीज, लिंक कनेक्शन, ताल्लुक को बोला जाता है, बेसिकली राबते को बोला जाता है, ठीक है। उल्टा बन जाएगा डिस्कनेक्शन या सेपरेशन आप इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास रहने वाला है जिक्सा। जिक्सा मीन्स होता है यहाँ पर पजल विद मैनी स्मॉल इंटरलॉकिंग पीसेस। ऐसे ना जब गेम खेलते हैं जो डिफरेंट पीसेस में वो बटा हुआ था, देन हम उसका जो है वो जोड़कर या तो हमारा कैट बन जाएगा या फेस बन जाता है, तो उसको बेसिकली बोला जाता है पजल या मोज़ैक आप इसको बोल सकते हैं। उल्टा क्या बनेगा, सिंप्लिसिटी या क्लैरिटी। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, बेविल्डर्ड मीन्स क्या होता है, कंप्लीटली कंफ्यूज्ड और पजल, ठीक है।
मुकम्मल तौर पर जो है वो परेशान होना या कंफ्यूज हो जाना, ठीक है, पेचीदा सूरत हाल भी बोल सकते हैं, कंफ्यूज या परप्लेक्स्ड, उल्टा क्या बनेगा, क्लियर या सर्टेन। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास रहेगा, ये लिटरेरी टर्म है, कैथारसिस मींस होता है इमोशनली रिलीज होना, बेसिकली जो बाद में जो है वो जज्बात का खराज होने के बाद जो सुकून मिलता है उसको बोला जाता है रिलीज, लीडिंग टू रिलीफ, रिलीज या प्योरिफिकेशन, ठीक है। उल्टा क्या बनेगा, सप्रेशन या रिप्रेशन आप इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड तो आपको ऑलरेडी पता है, फॉरिज्म मींस क्या होता है, जो प्रूवर्ब को बोला जाता है, शॉर्ट एंड वाइज स्टेटमेंट एक्सप्रेसिंग ट्रूथ, मैक्सिम या प्रूवर्ब को बोला जाता है। उल्टा क्या बनेगा यहाँ पर, नॉनसेंस या रैम्बलिंग आप इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, पिरुवेट, पिरुवेट मींस क्या होता है, स्पिनिंग मूवमेंट और स्पेशली इन डांस, ठीक है, घूमने को बोला जाता है बेसिकली, स्पिनिंग या 12 आप इसको बोल सकते हैं, स्टिलनेस या स्टॉप। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, रेप्यूडिएटेड मींस क्या होता है, रिजेक्टेड या डिनाइड, बेसिकली रिजेक्ट कर देना, ठीक है, रिजेक्टेड या डिनाइड। उल्टा क्या बनेगा, एक्सेप्टेड या अप्रूव कर लेना। जायरेशन मींस क्या होता है, यहाँ पर सर्कुलर या ट्विस्टिंग मूवमेंट, ठीक है, तो रोटेशन को या स्पिन को बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसका उल्टा क्या बना, स्टिलनेस या स्टेबिलिटी। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, ब्रिटलनेस, ब्रिटलनेस का मतलब होता है इजीली ब्रोकन, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, जिसको आसानी के साथ तोड़ा जा सके, ठीक है, फ्रेजिलिटी, कमजोरी को भी कह सकते हैं यहाँ पर, स्टिफनेस या उल्टा क्या बनेगा, स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी। सेकंड लास्ट हमारे पास क्या है, स्क्वैबल, स्क्वैबल मींस क्या है, माइनर आर्गुमेंट्स, ठीक है, छोटी मोटी बात के ऊपर झगड़ा हो जाने को बोला जाता है यहाँ पर, डिस्प्यूट। उल्टा क्या बनेगा यहाँ पर, एग्रीमेंट या हार्मनी। लास्ट वहां हमारे पास क्या है, एसिजुअसली, एसिजुअसली मींस क्या होता है यहाँ पर, विद ग्रेट केयर एंड एफर्ट, डिलीजेंटली या केयरफुली, ठीक है। उल्टा क्या बनेगा, लेजीली या नेग्लिजेंटली भी इसको बोल सकते हैं। तो आई होप आपने लेक्चर अंडरस्टैंड किया होगा एंड थैंक यू सो मच।